हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। सबको नमस्कार करती हूँ। मैं भुवनेश्वरी बिसावा, मुंबई से गोरेगांव आर्य कॉलोनी में रहती हूँ एंड आई एम रियली प्राउड to present this webinar on astrology and Vastu Shastra with my co-host Dr. Taruna Dadich from Bhilwara, Rajasthan. Taruna Dadich ने अपने PhD किया है हिंदी साहित्य में. She is also a winner of several state awards and presently a lecturer at the Sophia Girls School. Yes, Taruna. Taruna, unmute yourself. हाँ, हेलो भूना दीदी, हेलो एवरीवन, सभी को सादर प्रणाम। आप थोड़ा सा रुक जाइए क्योंकि मुझे भी आपके लिए कुछ बताना है। वैसे तो हम पहली बार ही मिल रहे हैं। भुवनेश्वरी बिसावा जो हमारे साथ हैं, एक बहुत ही इनका अनूठा व्यक्तित्व है। ये इन्होंने आर्ट्स से ग्रेजुएट हैं और इन्होंने हैंडीक्राफ्ट और मोंटेसरी में डिप्लोमा कोर्सेज किए हुए और यही नहीं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये हैंडीक्राफ्ट में। इसी के साथ ये प्राइमरी सेक्शन कांदीवली में एक स्कूल है जहां पर प्रिंसिपल भी रही हैं और सेंट टेरेसा हाई स्कूल में इन्होंने लंबे समय तक टीचिंग जॉब भी किया है। करंटली ये कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम जो ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ होता है उनके साथ ये चलती हैं, उनके साथ अपना वर्क करती हैं। तो दीदी आपको भी गुड इवनिंग, हेलो। लेकिन हम तो शायद पहली बार ही मिल पा रहे हैं यहाँ पर, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन डू यू नो हम कैसे मिल पाए? हाँ, मैं बताती हूँ। ये सब यस, देवेश जी सर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल DITF और देवेश जी सर के कारण। एकदम। आरुषि, डू यू लाइक द PPT प्लीज? DITF के बारे में जो हम लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं वो तो सब जानते ही हैं, लेकिन कुछ और इन्फॉर्मेशन जो DITF की है वो आप जो PPT शो हो रही है उनके माध्यम से आप देख सकते हैं। रियल में सर का, देवेश जी सर का एक अनूठा प्रयास है ये, जो पूरे समाज को एक साथ जोड़ने का काम कर रहा है। और आज जो ये वेबिनार होने वाला है, हमारी DITF ने एक गीता जी का दूसरे अध्याय का एक 50वां श्लोक हमने एडॉप्ट किया है, जिसका मूल भाव है कर्मशु कौशलम, अर्थात कर्म की कुशलता ही योग है। और जो देवेश सर की कार्य के प्रति जो प्रतिबद्धता है वो इस श्लोक में उन्होंने एडॉप्ट करके बताई कि हम कर्म के प्रति कितने कुशल हैं, है ना? हम सभी काम कितनी कुशलता से संपन्न करते हैं। आइए देखते हैं। दीदी आप कुछ और बताना चाहेंगी मुझे? दीदी अनम्यूट है आपका। हाँ हाँ, मैं श्लोक के मैं इसका ही वेट कर रही हूँ। यस, आरुषि जी। रजनी कविश ने उनका वॉइस लेंथ किया है ये श्लोक बोलने में। उनका भी बहुत बहुत आभार रजनीश जी का। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु
योगः कर्मसु कौशलम् योगः कर्मसु कौशलम् योग कर्म सुपोषणम। ये है रजनीश दादी जिन्होंने अपना वॉइस लैंड किया ये श्लोक बोलने में। थैंक यू सो मच। चलिए जैसा कि हम जी हाँ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हाँ करुणा, क्या तुम देवेश जी को जानती हो? नहीं दीदी, मैं इतना अच्छे से नहीं जान पाई हूँ अभी तक, क्योंकि बस मैं उनसे बस इस वेबिनार के सिलसिले में ही कुछ बातचीत हुई है हमारी। आप मुझे इनके बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं नहीं जानती हूँ ऐसे तो मैं नहीं बोल सकती हूँ। हम जी जानते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से। बिल्कुल। हाँ अभी दर्शकों को बता देते हैं। ही इज जी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ मोरारजी मिल्स, सो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। और ये जो DITF है ये उन्हीं का ब्रेन चाइल्ड है। सो कंग्रेचुलेशंस। एंड हम चाहेंगे कि और भी बहुत सारे वेबिनार्स ऐसे ही होते रहें, लोगों को मिलाते रहें। हम कहाँ-कहाँ से मिल रहे हैं। सो दैट इज रियली हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर, देवेश सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें कहा। सही है ये कि हम पूरे इंडिया से ही नहीं, इंडिया के बाहर से भी जो हमारी इस DITF से जुड़े हैं, जो DITF को जानते हैं और जान रहे हैं, उन सबको मिलाने का एक जो सूत्रधार का काम कर रहे हैं देवेश सर को सही में हेड्स ऑफ। और आपने दीदी ने सर ने क्या मोटो और क्या विजन्स रखे हैं, ये आप मुझे बताएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। मोटो है, विजन है। बस अभी देखिए स्क्रीन पे देख लीजिए एक बार। हाँ जी। तो जो इसका मोटो है, इट इज क्रिएटिंग अ कम्युनिटी। या लास्ट स्लाइड। थैंक यू सो मच। यस। Creating a community of people who come together for a noble cause of economic empowerment, social development, knowledge and service। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? और इसका विजन क्या है? विजन ये है to inspire lifelong learning, advance knowledge and strengthen our communities। I am sure अभी जितने भी दर्शक हैं वो सही में जान पाएंगे कि लिटरली महीने में एक बार तो हम सब मिल ही जाते हैं वेबिनार्स में। इतने सारे चीजें हमने अब तक सीखी हैं, है ना करुणा? हाँ दीदी बिल्कुल, मैंने भी अभी कुछ पिछले वेबिनार देखे हैं, तो उन सब से बस मुझे एक चीज अच्छे से समझ में आ गई कि सर ने जिनका इतना पेशेवर कुशल प्रबंध है, जिस अपनी हिंदी भाषा में तो इतना ही बता पाऊंगी, उन्होंने अपने इस कुशल जो प्रबंध है उसको जोड़ते हुए पूरे समाज को एक साथ करने का जो ये बड़ा एक महायज्ञ किया है ना, जैसा जैसा कि हम बोल सकते हैं उनके लिए, तो बहुत धन्यवाद है सर को। अच्छा दीदी, आप और बताएंगे कि अभी आज किसका वेबिनार होने वाला है? आज जो वेबिनार है आई एम श्योर हर कोई जानता है। इनफैक्ट हम हाँ तो ये उसके इसके लिए रुके हुए ही प्रीवियस थे। जी हाँ, अभी तक के जितने वेबिनार्स है उसके बारे में एक छोटा सा दृश्य। ये जो सिंजारा मीट हुआ था, स्टार्टअप स्टार्टअप हुआ था, करियर गाइडेंस दिवाली, करियर गाइडेंस के लिए, फाइनेंस हुआ जिसमें था। NEP पर भी चर्चा हुई थी, हिंदी बिल्कुल से रिलेटेड, बिल्कुल अलग अलग बिल्कुल। सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ पर विशेषज्ञ आए थे जिन्होंने बताया था कि टेस्टिमोनियल्स भी आप देख सकते हैं सारे वेबिनार्स के। सही में। तो आज का बिल्कुल जो सही। एकदम इंटरेस्टिंग ही इंटरेस्टिंग है, बट ये जो नहीं, इसके चीज पहले जो मुझे एस्ट्रोलॉजी। हाँ हाँ हाँ, इसके पहले कुछ और चीजें हैं DITF की, क्या आप वो भी अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे? बहुत इसकी जैसे पाइपलाइंस हैं, आप DITF बुलेटिन, अभी नेक्स्ट स्लाइड आयुषी जी। तो जो DITF बुलेटिन है वो हमारे को होस्ट जो है मेरी डॉक्टर तरुणा ददी, शी विल बी इंस्पायरिंग द यूथ थ्रू हर एक्सपर्टीज। उनके क्वेरीज आंसर करते रहेंगे। टैक्सेशन के ऊपर है, लीगल इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, सनसेट कॉलम और ऑफ कोर्स चिल्ड्रंस कॉलम। पल्लवी बिल्कुल। तो DITF बुलेटिन के लिए जो भी दर्शक हैं यहाँ पर, जो अपना लेख आलेख जो भी आप देना चाहते हैं DITF बुलेटिन के लिए, तो उसकी ईमेल आईडी भी नीचे दी गई है, तो आप उस पर जल्दी से जल्दी भेजें। चलिए दीदी नेक्स्ट आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हैं।
DITF बुलेटिन के अलावा भी हमारे पास और भी कुछ प्रोग्राम्स हैं। प्रोग्राम है, यस मेंटरशिप प्रोग्राम है। ओके, नेक्स्ट प्लीज। चलिए दीदी, यहाँ तक तो हम पहुंच गए हैं। ओके, तो चलिए आज के वेबिनार की तरफ मुड़ते हैं। हमारे दोनों बिल्कुल। पैनलिस्ट जो हैं हमारे साथ हैं। डॉक्टर अमित कुमार दादी, जो एस्ट्रोलॉजी के, ही इज एन एस्ट्रोलॉजर, ही has done his PhD from the Jain Vishwa Bharati Jain University, Rajasthan. He is running an astrological institute in Salasar, Rajasthan. ओके, इनके लिए हम जितना कहें उतना कम है। ये भारत में ही नहीं, विदेशों में भी अपनी जैसे हांगकांग, सिंगापुर, दुबई में अपनी एस्ट्रोलॉजी की सेवाएं देते हैं। और एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अमित कुमार दाधीच के नाम से एक इनका यूट्यूब चैनल पे, जिसे आप सर्च करके सर के बहुत अच्छे अच्छे स्पीच है जो आप सुन सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी, मुहूर्त और अनेक जो भी ज्योतिष से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, इन पर आपकी विशेषज्ञता है। तो हम सर का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं हमारे इस वेबिनार में जुड़ने के लिए, और आपका जो भी विस्तृत ज्ञान है उससे थोड़ा सा हम परिचित हो पाएंगे। तो सर का आभार। नमस्कार। नेक्स्ट हमारे पेनालिस्ट हैं। आपने आपके कीमती समय लेके जो आए हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, धन्यवाद। जी बिल्कुल। अगले पैनलिस्ट जो हमारे हैं, धन्यवाद सर, वो है श्री शरद दादी, वास्तुशास्त्र कंसल्टेंट, और द अमाउंट ऑफ अवार्ड ही हैज गॉट। शरद जी प्लीज आप ही बोलिए, मैं बोलते बोलते थक जाऊंगी। बिल्कुल। थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगी शरद जी के लिए कि आपके लिए भी सेम वैसा ही है कि जितना कहें उतना कम है। इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं आपके नाम पर। तो ज्योतिष के बारे में हम सभी पढ़ लेते हैं, हम सब जानते हैं, ज्योतिष से ही निकला वास्तु है। तो आप हमें थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन आप खुद दें, ताकि सभी हम समझ पाए कि ये यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने क्यों और कैसे बनाया है। प्लीज सर, शरद जी सर, आपका भी अभिनंदन है हमारे इस वेबिनार में। जी धन्यवाद, सभी को मेरा प्रणाम। जी, ज्योतिष, वास्तु, योग, आयुर्वेद, ये सभी एक ही शास्त्र के एक हिस्सा है। ये सारा एक ही कनेक्टेड है, इसमें कोई भी अंग अलग नहीं है। तो ये जो यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इसमें हमने बनाया था वी वर द फर्स्ट वन टू कंडक्ट अ वर्कशॉप ऑन वास्तु आउटसाइड द पिरामिड ऑफ गीजा इन कायरो। हमने वहाँ पे हमने वर्कशॉप कंडक्ट किया था, तो उसके लिए हमारी यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में हमारा नाम दर्ज कराया था। जी ग्रेट, वेरी नाइस। ओके, चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। शरद जी थैंक यू सो मच। अभी बीच बीच में दोनों से हम वार्तालाप करते रहेंगे। जी जरूर। अमित जी, एक सवाल आपसे शुरू करती जी। हूँ। ये साइंस और एस्ट्रोलॉजी का क्या संबंध है? देखिए, साइंस क्या बोलता है कि हर कार्य के पीछे श्लोक का एस्ट्रोलॉजी में क्या साइंस है इसके बारे में? अभी आपका दिया मेरी आवाज आती है? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। हाँ, तो देखिए बिल्कुल आ रही है। क्या बोलता है कि हर कार्य के पीछे कारण होता है। तो एस्ट्रोलॉजी एकदम उसी पर ही चलता है कि जो कुछ इस विश्व में घटनाएं घटती हैं, उनके पीछे ग्रह नक्षत्र कारण है। तो एस्ट्रोलॉजी जो है वो पूरी तरह साइंस है, और इस पे बहुत खोजबीन भी हो चुकी। एस्ट्रोलॉजी जो है ना, वो सबसे पुराना सब्जेक्ट है। मतलब भारत के इतिहास में या विश्व के इतिहास में ऐसा कोई भी टाइम रहा नहीं कि जिस टाइम एस्ट्रोलॉजी ना हो। यानी सबसे पुराने जो ग्रंथ हैं वो वेद माने गए हैं। वो ऋग्वेद को सबसे पुराना माना गया है, उसमें ग्रहों का, नक्षत्रों का वर्णन है। और एक चीजेवस के नाम के एक रूसी वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने बहुत खोजबीन की इसके ऊपर। तो उन्होंने बताया कि ये सूर्य के ऊपर जब भी काले धब्बे पैदा होते हैं, तब पृथ्वी के ऊपर महामारियां फैलती हैं, युद्ध होते हैं, क्रांतियां होती हैं। और ये ज्वार भाटा जो आता है चंद्रमा की वजह से, ये तो आप सब लोग जानते ही हैं, हाई टाइड, लो टाइड। तो जब चंद्रमा जो है वो समुद्र के जल पर प्रभाव डाल सकता है, तो वो फिर अपने शरीर में जो जल है 65%,
उस पर भी प्रभाव डालता है, और जो शरीर के ऊपर प्रभाव डालता है वो मन पर भी डालता है, और जब मन पर प्रभाव पड़ेगा तो पूरे जीवन पर ही पड़ेगा। बिल्कुल। एक पैरासिलिसस नाम की एक स्विस चिकित्सक थे, उन्होंने मतलब ये दावे के साथ कहा कि जो भी रोग होते हैं व्यक्ति को, वो उनके ग्रह नक्षत्रों के कारण होते हैं। और उन्होंने ऐसे पेशेंट्स को ठीक कर दिया कि जिनको और दूसरे चिकित्सक ठीक नहीं कर पाते थे। वो उनकी जन्म कुंडली देखते थे और जन्म कुंडली देख करके फिर उनका इलाज करते थे। तो ज्योतिष क्या बोलता है कि जो भी कुछ जीवन में घटनाएं घटती हैं उसमें आप अकेले नहीं हो। ज्योतिष इस मान्यता पे चलता है कि पूरा ब्रह्मांड जो है वो एक शरीर है, तो जैसे आप सांस लेते हैं तो आपका पूरा शरीर प्रभावित होता है, वैसे ही इस ब्रह्मांड में जब कोई ग्रह बदलते हैं, नक्षत्र बदलते हैं, तो उसका प्रभाव सबके ऊपर पड़ता है। हमारे ज्योतिष में एक श्लोक आता है, ग्रहा राज्यम प्रयच्छन्ति ग्रहा राज्यम हरन्ति च ग्रहा व्याप्तम इदम सर्वम त्रैलोक्यम सचराचरम, कि ग्रह ही राज्य देते हैं, ग्रह ही राज्य हर लेते हैं। ग्रहों ने व्याप्त किया हुआ है इस संपूर्ण जगत को, चर अचर सजीव निर्जीव सबके ऊपर ग्रहों का प्रभाव है। और ये हम प्रैक्टिकली देखते हैं। अभी देखिए जून के महीने में सूर्य ग्रहण हुआ था, तो मैंने अपने YouTube चैनल पे उस ग्रहण के पहले ही एक वीडियो बनाया था। जून में ग्रहण हुआ था, मैंने वीडियो बनाया था मई में। तो उसमें कई सारी बातें मैंने कही थी कि भाई ये सूर्य ग्रहण की वजह से क्या क्या होगा। और उसमें देखिए मेरा कोई बड़ाई की बात नहीं है, वो शास्त्रोक्त बातें मैंने बताई उसमें कि भाई ये सूर्य ग्रहण जो पड़ रहा है, ये जिस नक्षत्र में पड़ रहा है, जिस राशि में पड़ रहा है, जिस समय में पड़ रहा है, तो उसके प्रभाव से क्या क्या होगा। तो देखिए अगर उसमें हम चेक करें तो जो 10 बातें बोली गई उसमें से 9 बातें एज इट इज सही निकली। तो ये क्या है? साइंस है भाई। उसमें ये बताया गया कि इस ग्रहण के प्रभाव से सोना चांदी के भाव बहुत बढ़ेंगे। तो जब वो वीडियो बनाया जा रहा था उस टाइम सोने के भाव थे 45,000 और फिर उसके भाव 55,000 तक आ गए। और उसमें ये बताया कि इस ग्रहण के प्रभाव से महामारी फैलेगी, तो कोरोना उसके बाद में काफी फैला। चाइना के ऊपर संकट आएगा तो चाइना से ज्यादातर लोग नाराज हो गए उस समय। और इस तरह से बहुत सी बातें, मतलब ये चीजें जो है ना ये सिद्ध करती है कि एस्ट्रोलॉजी जो है ना वो एक विज्ञान है। ओके थैंक यू सो मच सर। शरद जी आपके पास आते हैं, आप भी हमें सेम क्वेश्चन का मैं उत्तर चाहूंगी, साइंस और वास्तु का क्या संबंध है? देखिए वास्तु साइंस के ऊपर बिल्कुल आधारित है। जैसे कि हम ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर बात करते हैं, अर्थ के गुरुत्वाकर्षण के ऊपर, मून के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर, और हमारी जो कॉस्मिक एनर्जी है उसके ऊपर हम बात करते हैं, तो ये सारा वास्तु उसी पर आधारित है। जिस तरह ज्योतिष में जिस तरह सूर्य का आधार सबसे स्ट्रॉन्ग है, जो बेस है, उसी तरह वास्तु का ही आधार सूर्य से होता है। जिस तरह सन जो है पूरब से राइज होता है, उसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव होता है, यह एक वास्तु की स्टडी है, ये एक कला है। तो हम वास्तु में इन चीजों का किस तरह से हमारे पर प्रभाव पड़ता है उसकी स्टडी की गई है, और उसका हर चीज के ऊपर एक तार्किक वैज्ञानिक आधार है। जैसा कि हम वास्तु का जो एक बेसिक सिद्धांत है, प्राइमरी फंडामेंटल है कि हमको पूरब की दिशा ओपन रखनी है, वहां पे विंडोज होने चाहिए। तो अभी हम इस दौर में है, महामारी के दौर में, तो जिसके भी घर पे यदि पूरब में अगर विंडोज है भरपूर मात्रा में, तो जो सन की जो कॉस्मिक रेज आ रही है करीब 380 नैनोमीटर के ऊपर से, तो वो नेचुरल बैक्टीरियाज को वहीं पर ही खत्म कर देती है। इसीलिए हम जब वास्तु में रेकमेंड करते हैं कि हमको पूरब की तरफ रहकर कुक करना है, हमारा चूल्हा पूरब की तरफ में होना चाहिए, तो उसका वैज्ञानिक आधार यही है कि उस समय पे सारे बैक्टीरियाज वहीं पर ही खत्म हो जाए, तो वो आगे महामारी या किसी भी तरह के रोगों को वहीं पर ही रूट पे ही खत्म कर दे। ये एक एग्जाम्पल हुआ। दूसरा हमारा एक वास्तु में एक थंब रूल है, आप सभी जानते होंगे कि मंदिर की डायरेक्शन जो है नॉर्थ ईस्ट में ईशान कोण में होनी चाहिए। तो उसका भी एक वैज्ञानिक आधार इस प्रकार है कि जब हम सूर्य जब राइज होता है तब करीब 380 नैनोमीटर में उसकी अल्ट्रावायलेट रेज होती है,
तो हम जब नॉर्थ ईस्ट जब वो डायगनल रेस जब वो डायगनली आती है तभी वो फिल्टर होकर आती है, तो उस समय पे विटामिन डी हमारी बॉडी जब अब्सॉर्ब करती है, जब हम प्रे करते हैं तो उस समय पे हम वो विटामिन डी एब्सॉर्ब कर लेंगे तो एकदम फिट और हेल्दी रहेंगे। उसी प्रकार से सन जब सेट होता है वेस्ट में, उस समय पे सन मैक्सिमम इंफ्रारेड रेज एमिट कर रहा होता है, तो वो रेज जैसे कि हमें पता है कि केमोथेरेपी में यूज होती है कैंसर पेशेंट्स में, तो इसीलिए हम पश्चिम की वेस्ट साइड को पैक कराते हैं। तो हम वास्तु में जो भी सारा कुछ करते हैं हमको हेड कहाँ रखना चाहिए, जो नॉर्थ से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फ्लो हो रही है, तो वो सारा वैज्ञानिक आधार हम वास्तु में इम्प्लाई करते हैं। हम हमारे पास आंसर है एवरी क्यों का। मैं एक तो सवाल मैं पूछूं ये इसमें, सॉरी इंटरप्ट हाँ कर जी रही हूँ। बिल्कुल। आपने जी कहा जी जी कि किचन जो है ईस्ट में होना चाहिए, बट जैसे किचन कि नहीं, सॉरी आ, सॉरी टू इंटरप्ट, मैंने कहा हाँ, कि ईस्ट की तरफ फेस करके होना फेस करके चाहिए। होना चाहिए, लेकिन बॉम्बे में जैसे आपको पता है जी घर मिलना मुश्किल है, दिशा देखना तो जी दूर की बात है, इसमें क्या करेंगे? जी नहीं देखिए, ऐसा है कि जब ये वास्तु ये जो कला है, ये जो विज्ञान है, आज की नहीं है, आज से 5000 पूरा पूरा पहले की नॉलेज है, पहले की विद्या है। जब हम आज के समय में मेट्रो सिटीज में, टीयर 1 सिटीज में, बॉम्बे में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में रहते हैं, तो 1927 में फ्लैट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो अमेरिका में आया था फर्स्ट टाइम, और तभी 1927 से ही फ्लैट और अपार्टमेंट मल्टी स्टोरी प्रचलित हुए थे। ओके। तो अगर हम जब फ्लैटों की जब बात करते हैं तब वो वास्तु की पूरी कैलकुलेशन चेंज हो जाती है। मान लीजिए हम जब ये जो बात करते हैं तब हम पूरी प्लॉट की बात करते हैं, जो हम अभी प्रैक्टिकल आज की बात करें तो हम टीयर 2 सिटीज में मेजॉरिटी हम करते हैं, जहां हम प्लॉट को देखते हैं, उसकी स्लोप को देखते हैं, कलर देखते हैं। लेकिन आज हम जब फ्लैट की बात करते हैं तो मान लीजिए कि अगर एक कोई पर्टिकुलर कॉर्नर में भी आज रेक्टेंगल फ्लैट तो मिलेगा नहीं, लेकिन वास्तु में हम देखते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर कॉर्नर यदि कट भी हो रहा है, कम भी हो रहा है, लेकिन वहां पर बिल्डर ने विंडो दे दी है, तो वो कोने की क्वालिटी कम नहीं होगी, लेकिन वो विंडो के मीडियम से वो कोने की क्वालिटी बरकरार ही रहेगी। क्योंकि आज हम टीयर 2 हमारे गांव में हम ओपन टू स्काई कोर्टयार्ड रखते थे, आंगन रखते थे, चौक रखते थे, लेकिन आज मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में हमारे ऊपर कोई रहता है, नीचे कोई रहता है, तो हम वो सब चीज को अडॉप्ट नहीं कर पाते ऐसे माहौल में। लेकिन हम यही कोशिश करते हैं कि हमारे प्रिंसिपल्स को, क्योंकि मूलभूत जो ग्राउंड है, अर्थ है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो तो वही एज इट इज रहने वाली है, लेकिन हम जितना हो पॉसिबल हो पाए वो सिद्धांतों को फॉलो करने का प्रयत्न करते हैं। और कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि अगर आप मान लीजिए ईस्ट में अगर आपके पास विंडो ही नहीं है, तो फिर जैसे जो एक लॉजिक मैंने जो आपको रीजन दिया था कि ईस्ट का ये रीजन है कि जो सनराइज आ रही है, बैक्टीरियाज को जो मारना है, तो वो पर्पस सॉल्व होता ही नहीं अगर आपके पास वहां विंडो है नहीं। तो हम ये देखते हैं कि विंडो सेकंड बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन क्या है, वेस्ट की तरफ क्या विंडो है, क्या कहाँ साउथ में है, तो हम उस हिसाब से वो चीज को हम फिट करने की कोशिश करते हैं, प्लानिंग करते हैं। ओके। मैं इंटीरियर डिजाइनर भी हूँ बाय प्रोफेशन, मैंने उसका कोर्स किया है। तो हम जब वास्तु की बात करते हैं मुंबई जैसे सिटीज में, जब हम प्लानिंग करते हैं तो हम यहाँ पर एस्थेटिक्स पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हुए हम जितने वास्तु प्रिंसिपल्स को एम्बाइब करने की कोशिश करते हैं हम वैसा ही करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। कितने अच्छी तरह से इलैबोरेटली आपने बताया। आई एम श्योर ये जी जब प्रोग्राम एंड होते होते हम आगे की तरफ जाएंगे तभी दर्शकों को भी सवाल पूछते रहेंगे, उन लोग को भी कुछ ना कुछ होगा पूछने के लिए। नेक्स्ट तरुणा। जी जरूर। बिल्कुल दीदी, जो हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम लोगों से, अगर आप भी कुछ पूछना चाहें तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, फिर उसके लिए आपको भी बोलने का अवसर दिया जाएगा। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा अमित सर से। सर, जनरली बहुत बार पूछा जाता है कि ये महादशा क्या होती है? महादशा क्या होती है? या इसका जीवन पे हमारे क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए क्या होता है कि जैसे 9 ग्रह हैं, भारतीय वास्तु, भारतीय जी, ज्योतिष में क्या है कि 9 ग्रहों को प्रधानता दी गई है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु केतु।
यानी हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो को हमारे जो भारतीय ज्योतिष में शामिल नहीं किया गया। तो ये 9 ग्रहों की महादशाएं होती हैं। महादशाओं का मतलब क्या है कि कौन से ग्रह का आपके ऊपर प्रभाव रहेगा और कितने समय तक रहेगा। तो वो जन्म कुंडली में लिखा हुआ रहता है कि इस डेट से इस डेट तक आपके इस ग्रह की महादशा है, यानी उस ग्रह का विशेष प्रभाव रहेगा उस टाइम पीरियड में आपकी। तो आपकी जन्म कुंडली सर में, इसके बीच में ही कुछ हाँ जी जी सर, ये ग्रहों का प्रभाव जो है हम कैसे, बस जन्म कुंडली के थ्रू ही हम जान सकते हैं कि इस ग्रह का प्रभाव हमारे जीवन पर अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं सर? बिल्कुल, जन्म कुंडली के द्वारा ही जाना जा सकता है कि भाई आपके ऊपर कौन से जी ग्रह जी की महादशा चल रही है। वो कैलकुलेशन होती है कि आपका किस नक्षत्र में जन्म हुआ है, उस नक्षत्र के बेस पे और दशा निकाली जाती है। इस ग्रह की दशा इतने समय आपके जीवन में रहेगी, तो वह ग्रह मतलब जितने समय प्रभाव डालेगा, वह जैसा भी है आपकी कुंडली में, अच्छा है बुरा है, तो वो समय आपका उस ढंग से जाएगा। अच्छा, तो इसके नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए और भी कुछ उपाय क्या हो सकते हैं, जैसे हमें देखिए, पता चलता है तो? कई लोग ये सोचते हैं कि दशा महादशा मतलब बुरा समय, ऐसा नहीं होता है। महादशा और हाँ दशाएं ये अच्छी भी होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब किसी के कोई महादशा चल रही है तो वो बुरा समय चल रहा है। हमेशा ही हर व्यक्ति के महादशा चलती है, हर समय अंतरदशा चलती है। अगर वो बुरा है तो उसके प्रभाव को खत्म करने के लिए हमें मंत्र बताए गए हैं, दान बताए गए हैं, बताए गए हैं, व्रत बताया गया है। तो मान लीजिए कोई बुरी दशा चल रही है किसी व्यक्ति के, उसके कारण से वो परेशान है, आर्थिक रूप से है, शारीरिक रूप से है, आपसी संबंध है, तो वो कुंडली में पता चलता है कि इस ग्रह की दशा इस व्यक्ति को ये देगी, परेशानी देगी। परेशानी देगी तो क्या परेशानी देगी, कुछ अच्छा करेगी तो क्या अच्छा करेगी। तो अगर कोई परेशानी है तो उसको दूर करने के लिए उपाय बताए गए हैं कि अगर इस ग्रह की दशा हो और बुरी हो तो फला मंत्र का जप करना चाहिए। जप करना, हवन करना, दान करना, व्रत करना, रत्न धारण करना, ये सब उपाय हैं। ये उपाय करने से निश्चित ही वो बुरे समय का प्रभाव कम होता है। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। शरद जी, हमें बताइए, ईशान कोण में स्टडी रूम नहीं होने से घर में किस ओर बना सकते हैं? क्योंकि ये मेरे ख्याल से बॉम्बे में या कहीं पर भी बच्चों के लिए बहुत ध्यान देना होता है हमको एज पेरेंट्स। तो आपकी क्या राय है? मैम देखिए, आज हम जिस दौर में हैं, हम जिस एरा में है, तो उस हमने ये चीज को और एक तरह से जूम्ड वर्जन कर दिया है। हम एक थंब रूल के हिसाब से नहीं चलते। मान लीजिए कि यदि कोई कॉमर्स पढ़ने वाला बच्चा है, कोई सीए एस्पिरेंट हो, कोई इंश्योरेंस अगर पढ़ता है, तो वेस्ट डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन, क्योंकि वो शनि सैटर्न ग्रह की रूल्ड है, तो वो अगर कोई कॉमर्स की पढ़ाई करेगा तो उसे पश्चिम डायरेक्शन में ईस्ट फेसिंग बैठकर करना बहुत लाभदायी रहेगा। और उसी अगर यदि कोई इंजीनियरिंग, कोई आर्किटेक्चरल या डिजाइनिंग रिलेटेड अगर कोई पढ़ता है, तो वो साउथ ईस्ट कॉर्नर में यदि ईस्ट की तरफ मुंह करके पढ़ेंगे तो वो बहुत लाभकारी, बहुत फायदेमंद होगा उनके लिए। लेकिन अगर स्पेस अवेलेबिलिटी नहीं हो पाई तो वेस्ट डायरेक्शन में सभी कर सकते हैं। लेकिन अगर एज पर देयर स्टडीज या वो जो फील्ड में है, अगर वो चीज को भी अगर इनकॉर्पोरेट कर पाए तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। जी अमित सर, आपसे एक और प्रश्न जो बिल्कुल अभी प्रेजेंट से रिलेटेड है कि मैंने कि पढ़ा था सर कि शनि और गुरु दोनों मकर राशि में आने वाले हैं 2021 में। हाँ जी। तो सर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा 2021 में? क्योंकि 2021 में हमारी सभी अपेक्षाएं जो बहुत बड़ी-बड़ी थी, वो सब अब कोरोना पे डिपेंड हो गई है कि जब ये खत्म होगा तभी हम कुछ अच्छे से कर पाएंगे, वापस हमारा जीवन पूरे सुचारू चल पाएगा। तो जो गुरु और शनि राशि मकर में आने वाले, शनि और गुरु मकर राशि में जो आने वाले हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा 2021 पर? तो वो सभी जानना चाहेंगे कि क्या होने वाला है आगे।
देखिए क्या है, शनि और गुरु ऑलरेडी मकर में आ चुके हैं, मतलब अभी ओके सर। हाँ जी 20 नवंबर को, और गुरु जो है वो मकर में आ गए और शनि पहले से ही मकर में चल रहे हैं। तो 2021 में नेक्स्ट ईयर भी ये मकर में रहेंगे। शनि तो पूरे साल ही मकर में रहेगा और गुरु जो है वो 6 अप्रैल तक मकर में रहेंगे। तो अभी ये इस बारे में बहुत चर्चा हो रही है कि शनि और गुरु दोनों एक ही राशि में, मकर राशि में साथ में आ रहे हैं, तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक्चुअल में क्या है, वराह मिहिर बहुत बड़े ज्योतिषी हुए थे जिनका बहुत नाम है। तो उन्होंने अपना एक ग्रंथ लिखा बृहद संहिता, उसमें इस पर एक अलग से चैप्टर दिया उन्होंने कि कोई भी दो ग्रह एक ही राशि में एकदम सेम डिग्री पे आए तो उसका क्या फल होता है। उसको उन्होंने ग्रह अध्याय बोल के लिखा है। तो इसमें ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटने वाली है कि दोनों ग्रह एक ही राशि में ही नहीं, एक ही डिग्री पर, एक ही अंश कला विकला पर एग्जैक्ट आएंगे, तो उसको हम ग्रह युद्ध बोलते हैं। तो इस ग्रह युद्ध का प्रभाव ये बताया गया है कि इस ग्रह युद्ध में जो ग्रह कमजोर पड़ता है, उस ग्रह से रिलेटेड जो बातें हैं उनमें कमी आती है, संसार को वो बुरे फल भोगने पड़ते हैं, और जो ग्रह जीतता है इस युद्ध में उससे संबंधित अच्छे फल मिलते हैं। तो जी। इस ग्रह युद्ध में क्या होगा कि गुरु जो है वो नीच राशि में है और वो कमजोर पड़ेंगे, और शनि जो है अपनी खुद की राशि में है तो वो बलवान रहेंगे। तो गुरु का संबंध जो होता है वो होता है धर्म से, न्याय से, और समृद्धि से, प्रोस्पेरिटी से, और जी। ये समझिए बड़े लोगों से, प्रतिष्ठित लोगों से, और ज्ञान से, विद्या से, गायों से, ब्राह्मणों से। तो क्योंकि गुरु इसमें कमजोर पड़ रहे हैं तो इन सब से संबंधित बुरे फल मिलने वाले हैं। एक बात तो ये है, और दूसरा क्या है, इसमें शनि बलवान होंगे। तो शनि का संबंध होता है आम जनता से, मजदूरों से, किसानों से। तो उन लोगों को अच्छे फल मिलेंगे, उनके मामले में अच्छा होगा। और ऐसा कहा गया है कि ये शनि गुरु जब साथ में मकर राशि में आए और शनि अगर विजेता हो तो कंस्ट्रक्शन के काम बढ़ते हैं। कोई बीमारी अगर चल रही है तो उस बीमारी पे रोक लगती है, जैसे अभी कोरोना महामारी फैल रही है। तो ये दोनों ग्रह साथ में है और एग्जैक्ट एक ही डिग्री पर आएंगे ये 21 दिसंबर को। तो उस समय के बाद में उसका विशेष प्रभाव होने वाला है। तो उसके बाद आप देखिएगा ये कोरोना जो बीमारी फैल रही है ना, ये धीरे धीरे कम होती जाएगी। ओके सर। और मतलब वापस एक्चुअल में क्या है, ये गुरु का संबंध इकोनॉमी से भी होता है, तो ये इसमें कमजोर पड़ रहे हैं तो इकोनॉमी डाउन होगी। और इसका कहा गया है कि सोना चांदी जो कीमती धातुएं हैं उनके भाव उनके भाव भी बढ़ेंगे, बढ़ जाएंगे। महंगाई बढ़ेगी। तो ये सब फल बताए गए हैं। ठीक सर। जी। तो हमें अभी से चलो ठीक है, कोरोना के लिए तो हमें अच्छी जानकारी मिल गई कि 21 हाँ, मतलब दिसंबर के बाद अच्छा हो पाएगा। लिटरली एक स्माइल देखा सबके, जिनके कैमरास ऑन है, एटलीस्ट थोड़ा बहुत सा लाइफ सुधरेगा अभी। सबसे इम्पोर्टेंट अभी यही है क्योंकि पूरी सभी ये डावाडोल चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट हाँ राइट। शरद जी ये पूछना चाहते हैं कि जैसे एंट्रेंस जो है, घर का एंट्रेंस जी। आपके हिसाब से कौन सा दिशा अच्छा माना जाता है, और अगर वो दिशा नहीं मिली तो क्या जी। कर सकते हैं? देखिए मैम, मैं थोड़ा सा तो पहले आपको चारों डायरेक्शन की क्वालिटीज बताना चाहूंगा। ओके। जैसे चार जो मेन डायरेक्शंस होते हैं तो उन सब डायरेक्शन से हमको एक पर्टिकुलर क्वालिटी मिलती है। जैसे कि नॉर्थ जो डायरेक्शन है वो है एंगर का। तो अगर हम वो इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखेंगे तो जो नॉर्दर्न जो स्टेट्स है, जम्मू कश्मीर, तो वहां पे हमेशा एक कुछ ना कुछ तनाव ही बिल्ड बना है सदा से। अगर हम ईस्ट की क्वालिटी देखेंगे तो आर्ट और अपने संस्कृति से जुड़े रहना, तो हम अगर कोलकाता का देखेंगे तो वो लोग अपने ट्रेडिशन, जो रविंद्रनाथ टैगोर है वो, और वो सब जितने भी आर्ट और कला आती है तो वहाँ पूरब से आती है। साउथ की जो डायरेक्शन है वो लस्ट की है, और वेस्ट की जो डायरेक्शन है वो ग्रीड है। तो हम देखते हैं कि पैन इंडिया से सभी लोग वेस्ट में जो जगह है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में,
वो गुजरात और महाराष्ट्र मुंबई आता है। तो हम ये देखते हैं कि पूरे देश से, पैन इंडिया से सभी लोग अपना काम के लिए, पैसे कमाने के लिए मुंबई गुजरात जैसी जगहों पर जाते हैं। तो वो जगह वेस्ट इज फॉर ग्रीड, और यहाँ से भी फिर वो एक कदम आगे यूएस चले जाते हैं, क्योंकि हम यूएस को देखेंगे तो वर्ल्ड मैप में वो वेस्ट डायरेक्शन में है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो टोक्यो है जापान, ईस्टर्न साइड में है वर्ल्ड में, जहाँ पे सबसे फर्स्ट सनराइज होती है। टेक्नोलॉजिकल मामले में वो सबसे आगे है, सबसे स्ट्रांग है। लेकिन हम जब नाम और रेपुटेशन की बात करते हैं तब वो सबसे ज्यादा यूएस को मिल जाता है। तो ये वो डायरेक्शन की क्वालिटी है। तो अगर हम एक थंब रूल के ऊपर बात करें, क्योंकि हम नॉर्दर्न जोन में है अर्थ के, तो वहां पर नॉर्थ फेसिंग का डोर हम विद अ थंब रूल ऑस्पिशियस समझते हैं। लेकिन सब डायरेक्शन के पास कुछ ना कुछ ऑफर करने के लिए है। जैसे अगर किसी का व्यवसाय अगर बैंकिंग या क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन कुबेर की है, मर्क्यूरी की, तो मर्क्यूरी से रिलेटेड जो भी काम करते हैं, कोई इंश्योरेंस एजेंट्स हो, बैंकिंग से जुड़े हो, फाइनेंस से जुड़े हो, मार्केटिंग से जुड़े हो, तो उनको नॉर्थ फेसिंग बहुत लाभकारी रहेगा। यदि कोई रेस्टोरेंट, केमिकल्स, आर्टिस्ट, उनको साउथ रेकमेंड करेंगे हम। तो जैसा व्यवसाय हो, जैसा जो पर्सन का अप्रोच हो कि वो क्या, कुछ जैसे पॉलिटिशियंस होते हैं, उनको यश चाहिए होता है, नेम चाहिए होता है, फेम चाहिए होता है, तो हम उनको ईस्ट फेसिंग दिलाते हैं। तो उस हिसाब से हम चारों ही डायरेक्शन बहुत शुभ है, और चारों ही पर्टिकुलर कोई कोई जोन है वो शुभ नहीं है। तो हम वो सामने, मतलब जो प्रोफेशन हो उसको कंसिडर करके हम डायरेक्शन अलोकेट कर पाते हैं। ग्रेट। अभी एक क्वेरी आया है, किरण जी शरद जी से कुछ सवाल करना चाहते हैं। बिल्कुल। हाँ डेफिनेटली तो शरद जी। हाँ जी। हाँ एक्चुअली में सवाल ये था कि अभी आपको भी पता है कि आजकल वर्क फ्रॉम होम हो गया है, तो जी यू डोंट हैव अ प्रॉपर ऑफिस सेटअप कि भाई आप टेबल चेयर कुर्सी लेके ना प्रॉपर बैठे, या फिर समथिंग अदर पीपल आर रिलैक्सिंग ऑन देयर काउचेज एंड घर पे जो स्टडी टेबल होता है उस पर ही काम करते हैं। तो अगर कोई हाँ जी। प्रोफेशन सर्विस इंडस्ट्री से रिलेटेड है जहाँ पे लोगों के साथ बात करके ही उनका काम होने वाला है, तो आइडियली जी घर पे किस डायरेक्शन में फेस करके उनको क्लाइंट्स को कॉल करना चाहिए या फिर अपना काम करना चाहिए? जी, यदि अगर आप एंटरप्रेन्योर है और खुद का आप करते हैं, तो आपको हमेशा नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठना चाहिए। ओके। आपका फेसिंग हमेशा टुवर्ड्स नॉर्थ होना चाहिए। उसमें भी यदि अगर आपके घर की प्लानिंग में अगर आप साउथ जोन में अगर आपको परमिट करता है, अगर आपके पास वहां पर जगह है, तो अगर आप साउथ जोन में बैठेंगे और टुवर्ड्स नॉर्थ फेस करेंगे तो वो सिनारियो सबसे आइडियल है। क्योंकि अगर हम 5 एलिमेंट्स की बात करते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, तो जो सदर्न जोन है, साउथ का जोन है, वो अर्थ एलिमेंट का है, पृथ्वी तत्व का है। तो आप वहां पर करके अगर आप काम करेंगे तो आपके जो डिसीजन लेने की पावर होगी, आप जिस कॉन्फिडेंस से काम करेंगे, आपका अप्रोच टुवर्ड्स वर्क पॉजिटिव रहेगा। ओके। और नॉर्थ नॉर्थ की दिशा अगर हम बात करते हैं तो वो कुबेर की दिशा है, और वहां से ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फ्लो होना स्टार्ट होती है। तो उस डायरेक्शन में फेस करना बहुत बढ़िया रहेगा। यदि अगर आप कोई सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े हैं तो आपको ईस्ट की तरफ फेस करना पॉजिटिव रहेगा। नहीं, अभी आपने जो मुझे बोला उसमें वापस कंफ्यूज कर दिया, बिकॉज अब एक बार जो आप बोल रहे हैं कि भाई नॉर्थ फेस करना है, ओके, और जी मेरा नहीं इंडस्ट्री। मेरे हाँ, आप कंप्लीट कीजिए नहीं सर। मेरे कहने का मतलब है, अगर नहीं, अगर आप जैसे खुद का काम कर रहे हैं ना, अगर आप मैं सेल्फ मेरा एम्प्लॉयड है। आई एम अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन बट आई एम इनटू सर्विस इंडस्ट्री। अब इस कॉम्बिनेशन में बताइए कैसे बैठना है, क्योंकि ये तो फिर दोनों अलग अलग हो जाएगा ना। आई टेल नहीं, यू वन तो थिंग। आपके लिए 100% नॉर्थ ठीक रहे, नॉर्थ ही पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि आप खुद के लिए कर रहे हैं। आप एंड ऑफ द डे जो भी करेंगे वो यू आर डूइंग इट फॉर योरसेल्फ टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स। तो आपके लिए नॉर्थ फेसिंग ही आइडियल सिनारियो रहेगा। हाँ करेक्ट, दैट इज व्हाट माय क्वेश्चन वाज। दो आई एम इनटू सर्विस इंडस्ट्री एंड आई एम एन आर्टिस्ट आल्सो, तो जी मैं नॉर्थ फेसिंग ही रहूं तो ज्यादा अच्छा है, करेक्ट? हाँ, बिकॉज हालांकि आप आर्ट करते हैं तो आप ईस्ट भी आपके लिए बुरा नहीं है।
लेकिन फॉर मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट्स, नॉट फेसिंग इज अ विन विन सिचुएशन फॉर यू। ओके, ग्रेट, थैंक यू शरद जी, वही पूछना था। थैंक यू सो मच। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल जो है अंकिता जी से है, सर के लिए मकर राशि के बारे में पूछना चाहते हैं। अमित सर से सवाल है उनका, अंकिता जी का। हाँ जी, बताइए। मकर राशि के बारे में पूछना चाहते हैं 2021 में। अंकिता शर्मा जी पूछना चाहते हैं। अंकिता जी आप वीडियो किरण ऑन सर, कीजिए प्लीज। वीडियो और ऑडियो, किरण सर इनका म्यूट अनम्यूट कीजिए इनको। नहीं, बट वो खुद अनम्यूट कर सकती है मैडम अंकिता जी। डॉक्टर साहब, मुझे पूछना था कि मकर राशि का ओवरऑल 2021 कैसा रहेगा, करियर वाइज और फाइनेंशियली, या फिर ग्रोथ कैसा रहेगा, उन्हें क्या पहनना चाहिए, अभी कुछ पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए? देखिए, ये जनरल बात जैसे आप कर रहे हैं मकर राशि के लिए, तो वैसे अच्छा रहेगा मकर राशि के लिए 2021। उसका रीजन क्या है कि मकर राशि के स्वामी जो है ना वो शनि है, और वो अपनी ही राशि में चल रहे हैं, तो ये पॉजिटिव है। हालांकि इसको शनि के साढ़े साथी बोलते हैं, लेकिन साढ़े साथी होकर भी ये बुरा नहीं है, बल्कि अच्छा है। और 2021 में 6 अप्रैल को गुरु ग्रह जो है आपकी राशि से सेकंड हाउस में आ जाएंगे। वो भी बहुत अच्छा फल देने वाले बताए गए हैं कि दूसरे घर में जब गुरु आते हैं तो आर्थिक रूप से अच्छा रहता है, फाइनेंशियली अच्छा रहता है, घर परिवार के लिए अच्छा रहता है, बच्चों के लिए, पति के लिए, इनके लिए अच्छा रहता है। तो आप ये समझिए कि 2020 की बजाय 2021 मकर राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन एक्चुअल में ये जो राशि की बात है ना, ये बहुत ही मोटा मोटी बात है। एक्चुअल में एकदम सही पता चलता है जन्म कुंडली से। तो कुंडली में आपकी क्या दशा चल रही है, आपकी किस तरह के योगा योग हैं, उससे एकदम 100% पता चलता है कि कैसा होगा, क्या होगा। बाकी अगर आप मकर राशि का पूछें तो निश्चित रूप से अच्छा रहेगा 2021 का साल हर दृष्टि से। डॉक्टर साहब। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरद जी सर के लिए। हमारे साथ नरेंद्र जी दादी भिलवाड़ा से जुड़े हैं हमारे आदरणीय, तो वो पूछना चाह रहे हैं कि क्या 25 बाई 50 के प्लॉट में पूर्ण भवन निर्माण में वास्तु संभव है क्या? सर, नरेंद्र सर आप आराम से बात कर सकते हैं। नरेंद्र अंकल प्लीज। हाँ जी, ये बिल्कुल बिल्कुल संभव है। हम बॉम्बे में तो इससे भी काफी जगह छोटी होती है, उसमें भी जितना पॉसिबल हो पाता है उसको इनकॉर्पोरेट करना बिल्कुल किया जा सकता है। इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है कि सिर्फ 10,000 स्क्वायर फीट, 20,000 स्क्वायर फीट की कोठियों में ही वास्तु हो पाता है। वो तो जितनी हमारे पास अभी भीलवाड़ा में तो फिर भी मैं समझता हूँ कि जगह का कोई कंस्ट्रेंट नहीं होगा, लेकिन बॉम्बे जैसी जगहों पर जहाँ पर 50 स्क्वायर फीट 10 बाय 5 के ऑफिसेज होते हैं, 10 बाय 5 की सिर्फ कैबिन होती है, तो वहां पे भी हम जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो पाता है उसको इनकॉर्पोरेट करना हम बिल्कुल कर सकते हैं। थैंक यू सर। आपका जवाब मिल गया होगा नरेंद्र जी। आपको पूछना ओके। भुवनेश्वरी जी, आपका एक्चुअल में ना आवाज क्वेश्चन है। क्लियर नहीं आ रहा है। कभी कभी आप पूछ रहे हैं ना तो उसमें बीच में ना थोड़ा खरखर आवाज आ रही है, या फिर आप जो बोल रहे हो एक बार ना अनम्यूट पहले करके फिर आप बोलिए, ताकि सबको सुनाई दे आप क्या सवाल पूछ रहे हो। भुवनेश्वरी जी, नहीं अभी भी क्लियर नहीं। आई डोंट नो बाकी लोग सुन पा रहे कि नहीं सुन पा रहे। थोड़ा स्लो है, थोड़ा सा कम ऑडिबल है, वॉल्यूम बाकी हाँ, तरुणा जी का आवाज एकदम क्लियर है, वो जो बोल रही है सब क्लियर आ रहा है। आपका आवाज थोड़ा थोड़ा बीच में क्रैक हो रहा है, तो बेटर है कि आप जरा हेडफोन्स को सेटिंग कर प्रॉपर कर लीजिए। भुवना जी, आप अपने हेडफोन्स का वो जो पिन है उसको थोड़ा सा आप चेक करिए। ओके। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमित सर के लिए। अमित सर, ये कुंडली में एक गज केसरी योग होता है, आप ये बता दीजिए गज केसरी योग क्या होता है, क्योंकि 2-3 बार मैंने किसी के मतलब ज्योतिषाचार्य से सुन लिया है कि गज केसरी योग है, तो इसके बारे में आप कुछ समझाइए प्लीज। कि ये बड़ा कॉमन योग है, बहुत सारी जन्म कुंडलियों में मिल जाता है, और इसके बारे में बहुत कुछ बढ़ा चढ़ा कर लिखा गया है ज्योतिष शास्त्र में कि जिनके गजकेसरी योग होता है वो बहुत ही टैलेंटेड लोग होते हैं, उनको बहुत मान सम्मान मिलता है अपने जीवन में, उनके पास में अच्छा पैसा रहता है, अच्छी प्रॉपर्टी रहती है।
तो बहुत बढ़िया राजयोगों में इसको गिना गया है, गजकेसरी योग को। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ये गजकेसरी योग बनता तो बड़ा इजीली है, लेकिन इसके फल जो जैसे लिखे गए हैं ना शास्त्र में, वैसे नजर नहीं आते हर इंसान के लिए। उसका कारण क्या है कि वो उस योग की क्वालिटी डाउन या अप कई तरह की होती है। गजकेसरी योग वाला आदमी साधारण मजदूर भी हो सकता है, और गजकेसरी योग वाला व्यक्ति बहुत बड़ा आईएएस ऑफिसर भी हो सकता है। तो उसमें क्या है, गुरु चंद्रमा इन दो ग्रहों की वजह से ये होता है कॉम्बिनेशन कि में अगर गुरु आ जाए तो उसको गजकेसरी योग कहा गया है। लेकिन अगर चंद्रमा और गुरु दोनों निर्बल होंगे या बुरे स्थानों के स्वामी होंगे, तो फिर ये गजकेसरी योग के जो अच्छे अच्छे फल बताए गए हैं ना, वो घटित होते नहीं है जीवन में। और अगर चंद्रमा और गुरु दोनों अच्छी पोजीशन में हैं, बलवान हैं, अच्छे स्थानों के स्वामी हैं, तो फिर ये जो शास्त्र में इतने अच्छे फल लिखे गए हैं गजकेसरी योग के, ये मिलते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। हेलो, हमारे साथ रजनीश जी दादी जुड़े हैं। हाँ दीदी, हाँ, हमारे साथ रजनीश जी दादी जुड़े हुए हैं वेस्ट बंगाल से। हाँ, एक क्वेश्चन था, वो एक पहले ये रजनीश जी का प्रश्न लेते हैं। हाँ, आप दोनों से पूछना चाहते हैं कुछ? रजनीश जी प्लीज वीडियो में आ जाइए प्लीज। आई थिंक उसके पहले वो दिख नहीं रहे हैं। प्रश्न है, ओके रजनीश जी, आप ऑडियोबल नहीं है, थोड़ा सा आप रजनीश, या तो आप चैट कर लीजिए प्लीज। हाँ, यस, हाँ बोलिए। यस प्लीज। प्रश्न पहला प्रश्न होता है कि जो हम जैसे मान लीजिए मेरी भी रुचि है ज्योतिष शास्त्र, तो जैसे मैं उसको लिखना चाहूँगा, तो इस प्रकार कौन सी मतलब बुक्स है क्या जिनको मैं पढ़ करके थोड़ा बहुत मतलब बेसिक जो नॉलेज है वो मैं उससे गेन कर सकता हूँ? जो मोटा मोटी जो ज्योतिष का वैसे तो था है, ज्योतिष को तो वेदों की आंखें कहा गया है, तो इतना तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा जानकारी हमको लेना, कुछ जानकारी है यदि, क्योंकि मेरे विषय से संस्कृत जैसे ही संस्कृत से ही संबंध है ज्योतिष भी, तो कोई ऐसी पुस्तकें जिनका अध्ययन करके कुछ हम ज्ञान ज्योतिष का भी ले सकें, इनके बारे में थोड़ा सा आप बतलाइए। ये मेरे से पूछ रहे हैं आप? ये शायद दोनों से पूछ रहे हैं। हाँ, अमित जी से था मैम प्रश्न। ओके, अमित जी से ये तो वो मुझे थोड़ा ये समझ में आ रहा है कि ये ज्योतिष की पुस्तकें पूछना चाह रहे हैं कि जिनको पढ़ के थोड़ा ज्ञान लिया जा सके, यही सवाल? ये कुछ संस्कृत से है। अच्छा। हाँ बिल्कुल, कुछ ज्योतिष की पुस्तकों के बारे में पूछना चाह रहे हैं जिनसे ये उसका बेसिक नॉलेज इनको मिल सके। देखिए, बेसिक नॉलेज के लिए एक तो गोपेश कुमार ओझा राइटर की एक बुक आती है, सुगम ज्योतिष प्रवेशिका। तो ये एकदम 0 लेवल से स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छी बुक है, सुगम ज्योतिष प्रवेशिका। और उसके बाद में आप पढ़िए फल दीपिका, ये बहुत ही अच्छी बुक है, फिर उससे एडवांस लेवल की बुक है। तो आप जब सुगम ज्योतिष प्रवेशिका पढ़ लेंगे तो फिर आपको ये फल दीपिका भी समझ में आएगी। ये वैसे तो संस्कृत में है, लेकिन उसका जो हिंदी ट्रांसलेशन और टीका की भी है गोपेश कुमार ओझा की। तो ये 2 बुक्स बहुत अच्छी हैं। और उसके अलावा अगर आप इंग्लिश में पढ़ें तो हाउ टू जज ए हॉरोस्कोप बीवी रमन की, ये बहुत अच्छी बुक है। तो शुरू में बहुत अच्छा है। ओके सर। और शरद जी सर, आप भी बता दीजिए कोई बेसिक बुक। ये खुद संस्कृत के विशेषज्ञ हैं अमित सर, रजनीश जी। अभी जब जो हमने श्लोक सुना वो इन्हीं की आवाज थी। अच्छा। शरद जी ये बुक्स के ऊपर ये सेम क्वेश्चन है ना? सेम क्वेश्चन जी सर। नहीं, देखिए इस पे वास्तु के ऊपर जो पुराने टेक्स्ट में भी इसका वर्णन मिलता है, लेकिन इसके लिए मैं समझता हूँ कि इसके लिए रूट स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। जैसे कि पहले तो मैंने एक एस्ट्रोनॉमी के ऊपर भी
पढ़ाई की है, तो मैं पहले यही एडवाइस करना चाहूंगा कि रूट्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग करे, जैसे एस्ट्रोनॉमी के बारे में जानकारी लेने के बाद ही आगे करना चाहिए। इसके ऊपर कोई एक पर्टिकुलर आई डोंट नो, कोई ऑथर की बुक मैं रेकमेंड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसका ऑथेंटिसिटी या रिलायबल कितना होगा मैं नहीं बता पाऊंगा। ग्रेट। आई थिंक आपको रजनीश जी आपको जवाब मिल गया होगा। यहाँ पे 2-3 सवाल चैट बॉक्स में आए हैं। मैम सरल जी से मेरा प्रश्न कुछ दूसरा पे है। एक प्रश्न मतलब किसी बुक से रिलेटेड नहीं था। ओके, एक्चुअली मेरा ये आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर। देखिए जैसे हमारे जी मैम, सरल जी से प्रश्न ये है कि पैतृक मकान जो हमारे होते हैं ना ऑडिबल, एम आई ऑडिबल? हाँ जी, आप थोड़ा सा वॉइस ब्रेक हो जाती है आपकी बीच में। क्रैकिंग योर वॉइस रजनीश जी। प्रश्न ये है सर कि जैसे हमारे पैतृक मकान हैं वो पुराने बने हुए हैं जैसे, तो उनमें हम अगर वास्तुशास्त्र अप्लाई करें तो बहुत जगह नहीं बैठता, 100 में से 70% 60% नहीं बैठता। वास्तुशास्त्र की जो भी चीजें हम अप्लाई करना चाहें तो वो उसमें बहुत सी जगह नहीं मिलती। तो क्या उनके लिए क्या उपाय किया जा सकता है कि जैसे हम लोग जानने वाले पुराने कोई मान लो नहीं जानते होंगे जिन्होंने अपने मकान बनाए हैं, पैतृक आवास जो हमारे हैं पुराने, जैसे फोर फादर्स ने बनाए हैं, तो उसके लिए क्या हम उपाय कर सकते हैं कि मतलब, क्योंकि हम जानते हैं कि इसका वास्तु ठीक नहीं है, हम देख रहे हैं कि ईशान कोण प्रॉपर नहीं है, आग्नेय कोण जो भी जैसा भी है हम लोग देख रहे हैं उसको, लेकिन अब उसको हम मन में तो है कि ये सही नहीं है, लेकिन अब सही कैसे करें उसको, इससे क्योंकि पूरा तोड़ के तो नया बना नहीं सकते, क्योंकि बहुत से उसमें जॉइंट फैमिलीज भी होती हैं और बहुत सा है कि कोई मान लीजिए हमारे फोर फादर अगर बैठे हैं, दादा हैं कोई हैं, तो वो कहते हैं कि सर हमारे बनाए हुए मकान को तोड़ रहा है, ये चेंज कर रहा है, वो चेंज कर रहा है, तो बहुत से इशू आते हैं। इसके लिए कोई ऐसा मध्यम मार्ग आप सुझाएं? जी, मैं आपका प्रश्न मोर और द लेस मेरे तक कन्वे हो चुका है। तो आपका सवाल का आंसर इस प्रकार है कि हमें जैसे मालूम है कि अगर वहाँ पे कोई पर्टिकुलर फॉल्ट है, जैसे आपने एक कोई पर्टिकुलर फॉल्ट या कोई दोष की बात नहीं करी है, तो हम बात करते हैं कि हम जो वास्तु में हम जो 5 एलिमेंट्स पंच तत्व को बैलेंस करने की प्रयत्न करते हैं, तो वो हम कर सकते हैं कि मान लीजिए कि अगर आपका किचन गलत जगह पर है, तो वो जिस जगह पर गलत है, जिस जोन में मतलब जिस जोन में वो डिसबैलेंस क्रिएट कर रहा हो, मान लीजिए अगर अग्नि तत्व में यानी थंब रूल के हिसाब से साउथ ईस्ट में किचन होना चाहिए, यदि वो उस जोन में अगर नहीं है तो वो किस जोन में है, वो जोन में फॉर एग्जांपल किचन का मेन प्रिंसिपल ये है कुक करना, फायर एलिमेंट, तो हम देखते हैं कि वो कौन से जोन में डिसबैलेंस क्रिएट कर रहा है, तो उसको हम बैलेंस करने का प्रयत्न करते हैं। उसका एक सरल उपाय जैसे हो गया कि वो जिस भी जोन में डिसबैलेंस क्रिएट कर रहा हो वहां हमने चूल्हे का पत्थर चेंज कर दिया या उसके ऊपर एक दूसरा आइडेंटिकल पत्थर लगा दिया, जिसके कारण वो डिसबैलेंस को बैलेंस हो जाएगा एनर्जी फ्लो का। उसी तरह क्या फॉल्ट है, उसका क्या रिजल्ट है, वो उसको एनालाइज करते हुए हम उसका करेक्शंस करवाते हैं। उसके ऊपर हम जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम कई जगहों पर मिरर भी रेकमेंड करते हैं। तो मिरर का काम क्या है, एक इल्यूजन क्रिएट करना, एक भ्रम करना कि वो कोना वहां पर एक्सटेंड हो रहा है। तो हम इस तरह के कुछ उपाय करते हैं। ये ऑफ कोर्स मैनमेड उपाय है, लेकिन इसके ऊपर भी एक रीजनिंग है। जैसे कि पुराने जमाने में हम फ्लोइंग वाटर पॉन्ड के वहां पर हमारा फेस देखते थे, तो हम मिरर को एक वाटर एलिमेंट की तरह कंसिडर करते हैं। तो जहां पर जो डिसबैलेंस क्रिएट हो रहा है, हम वो एलिमेंट को वहां पर ऐड या माइनस करके एक बैलेंस क्रिएट कर देते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हम उसे पूरी तरह से तोड़े वो चीज को, और वो पॉसिबल भी नहीं है। तो वो चीज को आइडेंटिफाई करके उसका राइट सोल्यूशन देना, यही आज का मॉडर्न वास्तु है।
अभी एक्चुअली अभी ऐसा हुआ है, बहुत सारे सवाल आए हैं, हम चाहते हैं कि उन सब के जवाब जो है फटाफट दोनों जो है जल्दी से देंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे एक आया है नीता शर्मा जी से, कैन वी कंसल्ट यू पर्सनली। अभी ये पता नहीं किसके लिए पूछ रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी की वास्तुशास्त्र, शरद जी से पूछ रहे हैं कि अमित जी से पूछ रहे हैं, तो आइडिया नहीं है। नेक्स्ट है अंकिता शर्मा जी का है, उन्होंने कहा है मोस्टली सभी कुंडली में पितृ दोष है, उसका कुछ कॉमन सॉल्यूशन है अमित जी? हाँ जी, पितृ दोष के लिए श्राद्ध करवाना चाहिए। उसमें त्रिपिंडी श्राद्ध होते हैं, पार्वण श्राद्ध होते हैं। तो कोई भी महीने की अमावस्या को, और घर में जो सबसे बड़े हैं जेंट्स में, उनके हाथ से श्राद्ध होता है। तो वो अपने खुद के घर में भी हो सकता है, किराए के मकान में नहीं होता है, या फिर कोई तीर्थ स्थान पे हो सकता है। वो कराने से सब लोगों का ही पितृ दोष दूर होता है। ओके, थैंक यू सो मच। शरद जी आपके लिए है, दक्षिण मुखी घर के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, कर तो हम कुछ भी नहीं सकते हैं दक्षिण मुखी के लिए, लेकिन हम जैसे मैंने आपको बताया कि हम नॉर्थ जोन में रहते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं, तो वहाँ पे एक थंब रूल के हिसाब से हम साउथ को अवॉइड क्यों करते हैं, उसका मैं आपको एक छोटा सा, ज्यादा समय नहीं लेते हुए, एक वैज्ञानिक कारण बताना चाहूंगा। सन जिस समय पे राइज होता है, उस समय पे करीब 380 नैनोमीटर उसकी पावर होती है अल्ट्रावायलेट की, और जब सन ट्रैवल करके ईस्ट से टुवर्ड साउथ आता है, तभी सन की अल्ट्रावायलेट पावर हो जाती है 320 नैनोमीटर। तो वो जो समय होता है आफ्टरनून का, जब सन ईस्ट से साउथ तक ट्रैवल कर लेता है, वो होता है 1 to 4 PM। तो उस समय जब अगर वहां पर ओपनिंग होती है, तो वो हमारे स्किन सेल्स को डैमेज कर लेते हैं। तो इसका एक सरल और बेस्ट उपाय यही है कि साउथ की तरफ में अगर आपका डोर के अलावा अगर कोई भी तरह की विंडो है, या वो सन के लिए एंट्री का कोई भी सोर्स है, वहां पर आप पत्थर लगा दीजिए, मोटे कर्टन्स यूज कीजिए। ये ही सिंपल, बेस्ट और सस्टेनेबल उपाय है। और यदि यही अगर हम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे सदर्न हेमिस्फीयर में होते, तो ये साउथ ओपनिंग सबसे बेस्ट होता। आई गेस उनको जवाब मिल गया होगा। अमित जी आपके लिए नेक्स्ट सवाल है, असोपा जी का है। उन्होंने लिखा है, माई सेल्फ श्री प्रकाश असोपा, माई राशि कुंभ, राशि कुंभ, I am voluntary retired person. I want to know about the future career of in my life. देखिए, खाली राशि के बेस पे और प्रिडिक्शन नहीं बताए जा सकते। सही बात तो ये है, मैं तो इस चीज का विरोधी हूँ, लेकिन ये क्या है, प्रचलन में चली हुई बात है कि ये राशि है तो क्या होगा। तो एक्चुअल में क्या है ना, कि एक राशि के कितने लोग होते हैं, और ये एक बहुत छोटा सा पॉइंट है। हम लोग जब फलादेश बताते हैं, भविष्य के बारे में बताते हैं, तो बहुत सारी चीजें देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 10 पॉइंट देखे कि कुंडली में योग कैसे हैं, दशा किसकी है, गोचर के ग्रह कैसे हैं, तो उसमें से एक छोटा सा पॉइंट है राशि। तो खाली उसके बेस पे और भविष्य नहीं बताया जा सकता। हालांकि मैं कह सकता हूँ कि कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ा सा अभी स्ट्रगल का टाइम है, क्योंकि उनके शनि 12वें स्थान में है, गुरु 12वें स्थान में है, राहु चौथे स्थान में है। तो ये जो ग्रहों की स्थिति है, ये फेवरेबल नहीं है, थोड़ा सा कठिन समय है। और अप्रैल के बाद में, 2021 में अप्रैल के बाद में थोड़े ग्रहों की स्थिति सुधरेगी। तो अभी तो इतना ही बताया जा सकता है। बाकी तो अगर आपको एक्यूरेट जानना हो तो कुंडली दिखानी चाहिए। सही बात तो ये। एक और प्रश्न जो मेरे भी मन में उठ रहा है, आरुषि जी ने पूछा है, जो राशिफल देखते हैं हम रोज, कितना भरोसा करना चाहिए? 100 में से 10% भरोसा करना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत छोटी सी चीज है। बाकी चीजें उसमें शामिल नहीं की गई कि आपके क्या ग्रह योग हैं कुंडली में, किस ग्रह की महादशा है, बाकी ग्रहों का गोचर क्या है। तो उस पे भरोसा नहीं करना चाहिए ज्यादा। सर एक क्वेश्चन आदिति जी से उन्होंने पूछा है कि डेली हॉरोस्कोप डेट ऑफ बर्थ से देखना चाहिए या कुंडली के नाम से? बिल्कुल सही पूछा। अभी जैसे मैं एक सिंपल एक एग्जांपल आदिति के तरह से मैं बताती हूँ। जैसे अपने नॉर्थ में राशि के हिसाब से नाम लिखते हैं,
और मैं साउथ से हूँ, मेरा तो हम लोग का राशि के हिसाब से नाम नहीं लिखते हैं। मतलब मेरे फोर फादर्स जो भी है, मेरी दादी परदादी, उनके नाम से मेरा नाम आया है। तो मेरे ख्याल से मेरा क्वेश्चन और अदिति का क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो आप बताइए मैं कौन सी जगह से मेरा राशि देखूं? देखिए क्या होता है, ये राशिफल जो आता है मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में या टीवी पर, इंटरनेट पर, दो तरह से आता है। एक तो राशिफल आता है चंद्र राशि के हिसाब से, मून साइन के बेस पे, और चंद्र राशि के हिसाब से जो आता है ना, वो नाम के हिसाब से होता है कि अगर आपका नाम ए अक्षर से है तो आपकी मेष राशि हुई, तो उसके बेस पे वो फलादेश लिखे हुए रहते हैं, राशिफल लिखा हुआ रहता है। और एक राशिफल आता है सूर्य राशि के हिसाब से, सन साइन के हिसाब से, तो वो एक महीने का होता है कि 22 दिसंबर से 22 जनवरी के बीच में अगर आपका जन्म है तो आपकी मकर राशि है और आपका राशिफल ये है। तो जो आप राशिफल पढ़ रहे हैं, पहले आप उसको चेक करें कि वो मून साइन के बेस पे दिया हुआ है या सन साइन के बेस पे दिया हुआ है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ रहता है अगर सन साइन के बेस पे होता है तो वो एक महीने में जन्मे हुए सब व्यक्तियों का सन साइन एक होता है। जैसे 22 दिसंबर से 22 जनवरी के बीच में जो भी लोग जन्मेंगे उनका सन साइन मकर होगा, कैप्रिकॉर्न होगा। तो उसमें तो आप अपना वो देखें कि भाई आपका कौन से महीने में जन्म है, उसके हिसाब से आप राशि देखें। और जनरली जो अपने इंडिया में प्रचलित है वो मून साइन के बेस पर ही राशिफल ज्यादा निकलते हैं। तो वो आपके नाम से भी हो सकता है और वो आपकी जन्म कुंडली में आपका चंद्रमा किस राशि में है या आपका जन्म का नाम क्या निकला था, पंडित जी ने क्या निकाला था, तो उस हिसाब से होता है। तो वो आप राशिफल आप कौन सा पढ़ रहे हैं, मून साइन वाला पढ़ रहे हैं या सन साइन वाला पढ़ रहे हैं, उसके बेस पे आप देखें अपनी राशि। थैंक यू सो मच अमित जी, बहुत सालों से ये कंफ्यूजन था मेरे मन में। थैंक यू सर। अमित सर, एक क्वेश्चन है, मंतव्य नाम है एक बच्चे का और उसकी मदर पूछ रही है कि उनके बेटे का थोड़ा सा उग्र स्वभाव है, उग्र नेचर है उनका, तो उसको चेंज करने के लिए ज्योतिष में कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट बताया गया हो, कुछ मंत्र या ऐसा कुछ, तो वो बता दें। देखिए सही बात तो ये है कि उनकी कुंडली देखनी चाहिए, और जैसे ज्योतिष ने शुरू में बात की कि ये एक विज्ञान है, तो विज्ञान में क्या होता है, कोई घटना घट रही है तो क्यों घट रही है, उस क्यों अगर हम जान लेंगे तो फिर उसका उपाय कर पाएंगे। कि जैसे मेडिकल साइंस की तरह है कि पहले अपन रोग का डायग्नोसिस करते हैं कि ये रोग किस कारण से है, फिर उसकी दवाई दी जाती है। तो उनकी कुंडली देख के पता चलेगा कि ये चंद्रमा के कारण से वो उग्र हैं, या फिर वो बुध के कारण से, बुध के ऊपर दुष्प्रभाव है उसके कारण से उग्र हैं, या लग्न पर किसी क्रूर ग्रह का प्रभाव है उसके कारण उग्र हैं, तो फिर उस ग्रह का उपाय होता है और उससे रिजल्ट मिलते हैं। और जनरली बात ये है कि मोती पहनना जो है ना वो मन को शांत करता है, तो चांदी की अंगूठी में राइट हैंड की सबसे छोटी उंगली में मोती पहन सकते हैं, या बच्चा छोटा है तो गले में लॉकेट पहन सकते हैं। और इसके अलावा क्या है, एक जनरल उपाय है आयुर्वेद का कि जिनको गुस्सा ज्यादा आता हो उनको सुबह सुबह खाली पेट सेब खिलानी चाहिए, एप्पल, और या फिर आंवले का मुरब्बा या फिर गुलकंद। और रात को गुलकंद खा के दूध पी के सोने से जिन लोगों को बहुत गुस्सा आता है उनका गुस्सा शांत हो जाता है, उनका दिमाग ठंडा रहने लग जाता है। तो ये दो जनरल उपाय हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। एक थोड़ा सा जोक जैसे मानना चाहूंगी, ये चीज बच्चे सुनेंगे ना तो सारे माओं को पहले खिला देंगे। सही है, आजकल की जनरेशन ही कुछ ऐसी हो गई है। शरद जी के लिए एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि हम आर्या जी आसोपा जी का है यहाँ पर कि हम एक्सपर्ट नहीं है वास्तुशास्त्र में, लेकिन हम कभी फर्स्ट टाइम किसी घर में विजिट करने जाएं तो सबसे पहले हमें वहाँ क्या देखना चाहिए वास्तु दोष के अंतर्गत? सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि वहाँ जो नॉर्थ है, जो ईस्ट है, वो क्लियर तो है या नहीं। क्लियर, बाय क्लियर मेरा मतलब ये होता है कि 90 डिग्री पे है या नहीं। आजकल बहुत जगहों पर क्योंकि रोड वहाँ पर टर्न हो जाते हैं तो वो जगह डायगोनल हो जाती है, या बिल्डिंग को ऑन पर्पस एक एंगल में बनाया है, तो सबसे पहले ये चेक करना चाहिए क्या क्लियर डिग्री है कि नहीं, 90 डिग्री पर है कि नहीं। सबसे पहला तो ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो जगह डायगोनल है कोई भी कारणवश तो एनर्जी का जो एक हीलिकल जो एक फ्लो है वो वहीं पर ही डिस्टॉर्ट हो जाता है वो डिग्री होने के कारण। तो सबसे पहले चीज हमको डिग्री देखनी चाहिए। दूसरी चीज ये और एक थंब रूल है कि जो एनर्जी का जो फ्लो है वो ड्यूअल फ्लो है। तो एनर्जी नॉर्थ से सोर्स होती है, उद्गम होता है और दक्षिण में जाके सिंक होती है।
तो मैक्सिमम ओपनिंग्स नॉर्थ में होनी चाहिए, ये एक थंब रूल है। और सिमिलरली ईस्ट से एनर्जी का उद्गम होता है, सोर्स होता है, और वेस्ट में जाकर सिंक होती है। तो नॉर्थ और ईस्ट में मैक्सिमम ओपनिंग्स होनी चाहिए, और साउथ और वेस्ट में मैक्सिमम ब्लॉक होने चाहिए। ब्लॉक मतलब विंडोज नहीं होने चाहिए, वॉल्स होने चाहिए। ग्रेट, सही। शीला खटोट जी नागपुर से पूछना चाहते हैं, जनरली जी हाँ, 1 मिनट, वो पूरा टाइप नहीं हो पाया। मेरा क्वेश्चन ये है कि जनरली लोग बाहर, घर के बाहर गणेश जी की फोटो या टाइल्स जो भी है वो लगाते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि गणेश जी की दृष्टि बाहर की ओर होनी चाहिए, घर के अंदर की ओर होनी चाहिए? ये सही है क्या जो लोग बाहर लगाते हैं गणेश जी की फोटो? हाँ, नहीं, ये आप हमारे पुराने मंदिरों में, फोर्ट्स के अंदर जितने प्राचीन हमारे पास है आर्किटेक्चर, वहां पर आप नोट करेंगे तो गणेश जी हमेशा बाहर, घर मेन डोर के बाहर ही आपको मिलेंगे, और वही सही स्थान है। लेकिन आजकल एक और ट्रेंड प्रचलित है कि मेन डोर के अंदर की साइड पे भी लोग लगाते हैं, तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन बाहर का ही रूल है। आप अंदर भी अगर लगाना चाहे तो उसमें कोई मनाही नहीं है। आजकल ये एक ये कॉन्सेप्ट है कि हम जब घर से बाहर जाते हैं कोई भी काम के लिए, तो वो एक दर्शन करके जाए, वो लॉजिक से ये प्रचलित हो गया है अंदर की तरफ लगाना। जी, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट थैंक यू। सही बात है। यहाँ 2-3 जनों का प्रश्न आया है अमित जी आपके लिए, कि वो लोग आपको डायरेक्ट कंसल्ट करना चाहते हैं। तो मैं नंबर दे सकते हैं, या आप कहें हाँ तो जी। मैं बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके जी, ओके जी। और कोई, हाँ, किसी नरेंद्र जी का सवाल आया है। काल सर्प दोष सर का छूट गया था। हाँ, सही। काल सर्प दोष के बारे में पूछना चाह रहे हैं अमित जी। जी, काल सर्प योग बिल्कुल होता है। इसमें कई ज्योतिषियों में विवाद है, कुछ कहते हैं होता है, कुछ कहते हैं नहीं होता है। हमारे यहाँ वास्तु का एक अधिवेशन हुआ था, उसमें एक ज्योतिष ने कहा था कि काल सर्प दोष पुराने किसी भी किताब में, किसी भी पुरानी पुस्तक में लिखा हुआ नहीं है, ये बाद में कुछ नया इजाद किया गया है। तो ये क्या सही है? देखिए, ये बात सही है काफी हद तक कि जो मूल ग्रंथ हैं ज्योतिष के, जैसे बृहद पाराशर होरा शास्त्र है, या सारावली है, या बृहद जातक है, तो उनमें काल सर्प योग का वर्णन नहीं है। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि बहुत सारे ग्रंथ तो जला दिए गए, बहुत सारे ग्रंथ जो है वो समुद्र में फेंक दिए गए। तो ज्योतिष के जो उपलब्ध ग्रंथ हैं वो पूरे उपलब्ध ही नहीं है। और काल सर्प योग जो है ना, वो जो उपलब्ध ग्रंथ है उनमें तो वर्णन नहीं है। लेकिन काल सर्प योग का मिथनीय ज्योतिष जो है, जैसे हम किसी देश के बारे में अगर हम भविष्य देखें, या पूरे संसार के बारे में, जैसे अभी कोरोना फैला तो कौन से ग्रहों के कारण से फैला, तो उनके जो ग्रंथ हैं उनमें काल सर्प योग का वर्णन है। तो जब पूरे विश्व के ऊपर काल सर्प योग का प्रभाव पड़ सकता है, तो इंडिविजुअल कुंडली पर भी पड़ेगा। प्रैक्टिकल देखी हुई चीज है कि जिन लोगों की काल सर्प योग होता है, उनको जो काल सर्प योग के बुरे फल लिखे गए हैं शास्त्र में, वो मिलते हैं। इसीलिए कोई चीज 100% जब झूठ होती है ना, तो वो प्रचलित नहीं होती है ज्यादा। तो ये 100% झूठ नहीं है। राहु और केतु के बीच में जब सारे ग्रह आते हैं, तो वो काल सर्प योग का निर्माण होता है। और बहुत बड़े विद्वान ज्योतिषी हुए थे, बी सूर्य नारायण राव, उन्होंने भी काल सर्प योग को माना है। तो कई चीजें एक्सपीरियंस की भी है, जरूरी नहीं है कि किताबों में लिखी हुई हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। ऐसा लगता है कि आज का तो खत्म ही ना हो तो अच्छा है। सवालों का बौछार हो रहा है काफी, और हमने भी शायद काफी कुछ कवर किया है, बट समय की पाबंदी। तो एक प्रश्न अमित शरद जी सर के लिए। हाँ कि वास्तु शास्त्र से रिलेटेड मेरा प्रश्न है कि मेरा घर का मेन प्रवेश द्वार पश्चिम में है,
पर उसके ऊपर जाने के लिए सीढ़ी दक्षिण दिशा से है। क्या यह वास्तु के हिसाब से सही है? मार्गदर्शन करें। शरद जी सर। जी मैं पहले तो आपको एक छोटा सा फैक्ट बताना चाहूँगा कि हम जब बोलते हैं ये पर्टिकुलर फेसिंग है तो वो हमेशा एट द टाइम ऑफ एग्जिट हम देखते हैं, ना ही एट द टाइम ऑफ एंट्री। तो यदि आपका उसी तरह अगर ये चीज टैली हो रही है एट द टाइम ऑफ एग्जिट, आपका अगर वेस्ट फेसिंग है और दक्षिण की दिशा के आपकी सीढ़ियां है तो उसमें कोई कोई दिक्कत नहीं है। दक्षिण दिशा में सीढ़ियां होना एक बहुत पॉजिटिव साइन है, क्योंकि सीढ़ियों में रीइंफोर्समेंट होता है, वो बहुत हैवी है और साउथ डायरेक्शन हमेशा हैवी होनी चाहिए, तो वो बहुत पॉजिटिव है, कोई नेगेटिविटी नहीं है उसमें। ठीक है दीदी। तो चलिए आज का आई थिंक ये अद्भुत जो एस्ट्रोलॉजी और वास्तुशास्त्र के ऊपर जो हुआ है, आई थिंक वी हैव टू कम टू एन एंड ऑफ दिस। सो लेट्स कॉल। मुझे याद आई है कि इतना सब जानना वास्तु और ज्योतिष के बाद, तो हम यही बता सकते हैं कि इसकी वजह से सबकी भलाई होती है, और यकीन मानो ज्योतिष और वास्तु एक कला होती है। सर बहुत बहुत आभार आपका। आप लोगों ने अपना अमूल्य समय हमें दिया। बहुत ही अद्भुत और आश्चर्यजनक इतना वेबिनार था। बिल्कुल, थैंक यू सो मच शरद जी और अमित जी। इसके पहले हम एक ही जन को बुलाना चाहते हैं, डॉक्टर रितिका दादिच, who is a third year dentistry student from the prestigious भारती विद्यापीठ पूना यूनिवर्सिटी। ऐसे नहीं कि डॉक्टर सिर्फ पढ़ते रहते हैं, ये तो बहुत कुछ करते हैं। तरुणा जी आगे की। इन्होंने सेकंड इंटरनेशनल वुमेन्स डेंटल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें इन्होंने फर्स्ट प्राइज प्राप्त किया था। बहुत प्राउड मोमेंट है हमारे लिए कि हमारे कम्युनिटी में इतने भी बच्चे हैं, और शैक्षणिक के साथ साथ ये सामाजिक कार्यों में भी हमेशा सक्रिय रहती हैं। तो हम इनवाइट करेंगे डॉक्टर रितिका जी को कि वोट ऑफ थैंक्स के लिए। डॉक्टर रितिका जी। थैंक यू सो मच। आप सभी को प्रणाम और वेरी गुड इवनिंग। और ये मेरा बहुत सौभाग्य है कि आपने मुझे वोट ऑफ थैंक्स के लिए यहाँ पे बुलाया है। तो first of all, it is a great honor and privilege for me to be a part of this occasion. And before I begin the vote of thanks, I would like to thank the Almighty God. उनकी वजह से ये हमारा पूरा कार्यक्रम सक्सेसफुल रहा है। And उसके बाद में I would like to express my gratitude and thank Mr. Devesh ji sir. Without him this whole thing wouldn't have been possible. उन्होंने हम सबको मतलब DRTF के माध्यम से जोड़ रखा है। हमने इतने सारे वेबिनार्स देखे हैं, एंड नॉट ओनली हमें बहुत सारी चीजों के बारे में हमारा ज्ञान भी बहुत बड़ा है, जैसे कि आज का तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था। Then I would also like to thank our beloved moderators, Mrs. Bhuvaneshwari ji Bisawa and Mrs. Taruna ji. आप दोनों ने बहुत ही अच्छे से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, और इसके लिए आपने एक अच्छा न्यू एलिमेंट भी ऐड किया था कि आपने इसको स्क्रिप्ट के फॉर्म में एनैक्ट किया। So this was very very nice. And I would also like to thank our panelist members, Mr. Amit Ji Dadich and Mr. Sharad Ji Dadich. They are such excellent professionals in their field, and उन्होंने हमें बहुत सारी बातें बताई हैं। So I am a medical student. तो मतलब ऐसा सोचते हैं कि साइंस डज नॉट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी और वास्तु, बट आई वुड लाइक टू से दैट आई पर्सनली बिलीव इन इट, एंड मेरे पास बहुत सारे एविडेंसेस हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जैसे कि अमित जी ने कहा कि पूरा ब्रह्मांड एक शरीर है, और साइंस भी कहता है कि हर कार्य का मतलब हर कार्य के पीछे एक कारण होता है। तो यस डेफिनेटली ये बहुत ट्रू है, और मैंने एक रिसर्च पेपर में भी पढ़ा था। देयर इज वन एस्ट्रोफिजिसिस्ट, ही हैड सेड दैट जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो भी प्लैनेट से आ रही है, उनका प्रभाव हमारे ब्रेन से जो वेव्स निकलती हैं उन पर होता है, तो वो हमारे चरित्र को डिसाइड करती है। तो ये बहुत ट्रू है। और नेक्स्ट, जैसे कि उन्होंने बताया हमें कि जब किसी की कुंडली में कोई दोष होता है या कुछ होता है, तो उसका उपाय उन्होंने कहा कि
आप हवन कीजिए, आप दान कीजिए। तो ऑफ कोर्स जब आप दान करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा कि आपने किसी की मदद की, तो उसकी वजह से जो आपके शरीर पे एक अलग प्रभाव होगा और आप और खुश रहेंगे। तो ये सब बातें भी है। एंड नेक्स्ट, इन वास्तु शास्त्र ऑल्सो द डायरेक्शंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लाइक जैसे कि शरद जी ने हमें बताया कि अगर हमारा नॉर्थ डायरेक्शन और ईस्ट डायरेक्शन अगर ओपन है तो हमें सन की जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो यूवी रेज है, वो हमारे घर के अंदर आएंगी और हम सबको हेल्दी रखने में हेल्प करेंगी। सो दिस वाज अ वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन एंड आई रियली enjoyed being a part of this. Last but not the least, I would like to thank the DRTF technical team, Aditi ji, Kiran ji, Arushi ji, for making this presentation and the carrying out this whole webinar, because आजकल हम सब जानते हैं कि कोविड की वजह से एक ही सोर्स था हम सबका जुड़ने का, और वो है इंटरनेट। तो उन्होंने मतलब काफी अच्छे से इसको हैंडल किया। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टर अपूर्वा जी। उन्होंने बहुत ही अच्छा पोस्टर और जो वीडियो आप सब लोगों ने स्टार्टिंग में देखा वो बनाया था, विच वाज वेरी अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल। सो थैंक यू फॉर द होल प्रेजेंटेशन। और थैंक यू। हम सभी की तरफ से भी पूरी DITF टीम, टेक्निकल टीम, अदिति जी, आरुषि जी, किरण जी, और जिनको मैं नहीं जानती हूँ, मोस्ट देवेश जी सर, और जिनका मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ, उन सबको भी मेरी तरफ से हृदय की अनंत गहराइयों से आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। दिल से शुक्रिया अदा। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग एवरीवन ऑफ अस। Well done. Thank you so much. Thank you audience. Thank you sir. Thank you Amit ji, thank you Sharad ji. Thank you for having me here. Thank you.